वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे कि आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया कि पूरे इंडियन कार प्रोडक्शन को रोकने की नौबत आ गई थी। साथ ही साथ हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में इतनी गिरावट क्यों हो रही है। फिर बात करेंगे हम इंडसइंड बैंक के इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ बातें। साथ ही हम बात करेंगे इंडिया के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की और ओला इलेक्ट्रिक के बुरे दिनों के बारे में भी बात करेंगे और लास्ट में हाइडेलबर्ग सीमेंट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स पिछले 6 महीने में 9.42% गिर गए हैं और पिछले एक साल में गिरावट आती ही जा रही है। फिलहाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 123 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर ये स्टॉक 117 से 120 के आसपास आता है तो फिर वहां उसको एक सपोर्ट लेवल मिल सकता है और अगर 128 या फिर 130 के ऊपर जाता है तो एक अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। लेकिन आप अगर ध्यान दो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ, क्योंकि ये सारी चीजें तो शॉर्ट टर्म के लिए है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो Q4 FY25 में कंपनी का प्रॉफिट 587 करोड़ रुपीस रहा जो 54% का ग्रोथ दिखाता है। वहीं पे नेट इंटरेस्ट इनकम भी 24% बढ़कर 2374 करोड़ रुपीस हो गया। तो आखिर ऐसा रीजन क्या है कि ये स्टॉक नीचे चला जा रहा है? अगर ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट आ रहे हैं, तो फिर स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है? देखिए, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला, ये स्टॉक काफी ओवर वैल्यूड लग सकता है मार्केट को। दूसरा, अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग देखोगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, तो ये नेगेटिव है, वो भी पिछले कई सालों से। तो यहाँ पे दो जगह हो सकता है प्रॉब्लम हो, या फिर इन्वेस्टर्स शायद प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में? अगली बिजनेस न्यूज है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी की। ये कंपनी गुजरात में 225 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जीत गई है। यानी कि अब FY26 का ये पहला डोमेस्टिक ऑर्डर है जो एक रेप्यूटेड PSU डेवलपर से मिला है। कंपनी EPC सर्विसेज देती है जैसे कि यूटिलिटी स्केल सोलर, फ्लोटिंग सोलर, हाइब्रिड और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस। तो कंपनी का जो सर्विस है वो काफी अच्छा है। वहीं पे अगर हम टोटल पोर्टफोलियो की बात करें तो ये कंपनी 22.6 गीगावाट पीक का एक उनका पोर्टफोलियो है और 8.7 गीगावाट पीक का ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस भी संभालती है। अब ये गीगावाट पीक क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ, तब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, गीगावाट पीक ये एक तरह का मेजरमेंट यूनिट है जो सोलर पावर प्लांट्स की मैक्सिमम पोटेंशियल कैपेसिटी को बताता है। वो भी कब? जब धूप अपने फुल पावर पे हो, यानी कि उस वक्त जब सबसे ज्यादा धूप हो, उस टाइम पे कौन सा प्लांट, या फिर वो एक मेजरमेंट है कि ये आपका कितना पावर जनरेट करता है, आखिर इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल कैपेसिटी क्या है। हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया गीगावाट पीक का कॉन्सेप्ट, बट अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा पीछे से इस न्यूज को फिर से देख सकते हो। वहीं पे अगर कंपनी के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी ये 28 देशों में एक्टिव है, इंक्लूडिंग इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप। अगली बिजनेस न्यूज है इस कोरोना वायरस की। चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे जिसके वजह से इंडिया की कार प्रोडक्शन रुकने का पूरा खतरा आ गया था। मतलब आप समझ लो कि प्रोडक्शन बस रुकने ही वाली थी और इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि ये जो मैग्नेट्स हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर्स, पावर विंडोज और ऑडियो सिस्टम्स जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में लगते हैं। तो मोस्टली जो इंडिया का सामान आता है, मतलब जो मैग्नेट्स वगैरह हैं, वो इंडिया चाइना से ही एक्सपोर्ट करता है। तो DGFT ने अब कुछ अप्रूवल्स दे दिए हैं, लेकिन SIM ने वार्निंग भी दी है कि अगर डिले हुआ तो प्रोडक्शन हॉल्ट हो सकता है और इंडिया के इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ सकता है। अब ये DGFT और SIM मैं इन दोनों के बारे में भी अभी बताऊंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि चाइना के पास 90% प्रोसेसिंग कैपेसिटी है और नए रूल्स ने लो एंड मैग्नेट्स की सप्लाई भी रोकी है। तो अब मैग्नेट्स के लिए आपको मिलिट्री प्रूफ देना पड़ता है। अभी शायद आपको ये ना समझ में आया हो, बट मैं अभी बारी बारी से थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक लाइक चाहिए आप लोगों से। देखिए, DGFT क्या होता है? DGFT यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करती है। यानी कि अगर कोई कंपनी किसी चीज को बाहर से लाना चाहती है या फिर भेजना चाहती है तो DGFT से अप्रूवल लेना पड़ता है। दूसरा टर्म था SIAM, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इसका मतलब है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ये एक इंडिया के
के जो टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज है इंडस्ट्री के, ये उन सबका ग्रुप है, जैसे कि मारुति, टाटा, महिंद्रा, ये सारे हो गए। तो SIAM का क्या काम होता है, ये गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देता है और इंडस्ट्री की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हाईलाइट करता है। जैसे कि अभी SIAM ने ये बताया कि अगर चाइना के मैग्नेट बैन हो गए और इंडिया में वो मैग्नेट्स नहीं आए तो फिर इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब आखिर मिलिट्री का प्रूफ क्यों देना पड़ता है, ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए, चाइना ने अप्रैल 2025 से रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कंट्रोल लगाए थे, क्योंकि चाइना ऐसा ही करता है। और अब हर एक इंपोर्टिंग कंट्री को एंड यूज सर्टिफिकेट देना पड़ता है, यानी कि इंडिया को ये प्रूफ करना पड़ता है कि ये जो मैग्नेट्स हैं वो सिर्फ सिविलियन यूज के लिए हैं, जैसे कि कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, ना कि किसी मिलिट्री या फिर डिफेंस यूज के पर्पस के लिए है। तो जो सर्टिफिकेट है वो DGFT अप्रूव करता है, उसके बाद चाइनीज एम्बेसी इसको वेरीफाई करती है, तब जाकर के एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलता है। अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं लेमन लैंग्वेज में, तो चाइना ये चाहता है कि उसका मटेरियल US या मिलिट्री यूज के लिए न किया जाए, इसलिए हर एक कंट्री को ये गारंटी देनी पड़ती है कि अगर मैग्नेट्स आपको दिए जाएंगे तो उसका यूज मिलिट्री नहीं करेगी, तभी वो एक्सपोर्ट को अलाउ करता है, यानी कि चाइना तभी एक्सपोर्ट को अलाउ करता है। अब चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ, और हमारी अगली बिजनेस न्यूज है इंडसइंड बैंक के द्वारा किए हुए इनसाइडर ट्रेडिंग की। क्योंकि मैंने ये बताया था कि अगर आपको ये न्यूज सही होगी, फ्यूचर में भी आप चाहते हो कि हम इसको इसको ट्रैक करें, तो फिर आप हमें सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे हिट कर लो। तो ये उसी का पार्ट है, क्योंकि आपको पता है जो उनके 5 सीनियर ऑफिशियल्स थे, इंक्लूडिंग उनके जो एक्स CEO हैं, उनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्जाम लगा हुआ था और अब 20 करोड़ रुपए वापस करने का ऑर्डर दे दिया है सेबी ने। हुआ ये था कि इन लोगों को पहले ही पता चल गया था कि बैंक के डेरिवेटिव्स में लॉस हो गए हैं, और ये खबर पब्लिक नहीं की गई थी उस वक्त। पब्लिक करने से पहले ही इन लोगों ने अपने शेयर्स को सेल कर दिया था। तो 10 मार्च को जब लॉसेस डिस्क्लोज हुए तो इंडसइंड बैंक का स्टॉक 27% नीचे चला गया, और उसके वजह से इन लोगों ने अपने लॉसेस को अवॉइड कर लिया, बचा लिया। तो ये पूरा सीन है। जैसे कि अगर खुराना की बात करें तो उन्होंने 53 करोड़ रुपीस में अपने शेयर्स बेच दिए थे, और अगर वो शेयर बाद में बेचते, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करते, तो 14.4 करोड़ रुपए का नुकसान होता। तो इसी तरीके से हर किसी का अमाउंट कैलकुलेट किया गया और डिसगॉर्जमेंट फिक्स किया गया। अब ये डिसगॉर्जमेंट मतलब क्या है, ये बेसिकली एक तरह का लीगल टर्म है, यानी कि गलत तरीके से अगर कोई पैसे कमा लेता है तो वो वापस पैसे को लेना, समझ गए आप। तो अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो अगर किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की, उसका फायदा उठाया, फिर उसने कुछ प्रॉफिट कमाया, तो कोर्ट या फिर रेगुलेटरी जैसे सेबी हो गई, वो उस पैसे को वापस लेने का ऑर्डर दे देती है, और इसी प्रोसेस को डिसगॉर्जमेंट कहते हैं। आई होप आपको जो टेक्निकल या फिर जो बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूज है वो भी अच्छे से समझ में आती होगी, और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही सिंपल भाषा में न्यूज मिलती रहे और आप मार्केट से अप टू डेट रहो, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल भी न भूलें। अगली बिजनेस न्यूज है डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। FY25 में इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स में 34.8% का जबरदस्त ग्रोथ देखा गया। वहीं पे अगर RBI के रिपोर्ट्स की माने तो RBI के हिसाब से UPI ने अकेले 180 लाख करोड़ रुपीस के 11,761 करोड़ ट्रांजैक्शंस हैंडल किए। अगर हम इसको वॉल्यूम वाइज देखें तो ये 59.2% का ग्रोथ है। वहीं पे अगर वैल्यू वाइज देखें तो 44.8% का ग्रोथ है। साथ ही डिजिटल पेमेंट्स में रिटेल का पार्टिसिपेशन 84% का है, क्योंकि जितने भी रिटेल बिजनेसेस हैं, चाहे वो आप नमक लेना हो, पेट्रोल भरवाना हो, इवन की ऑनलाइन शॉपिंग, आपके फोन पे बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब UPI के थ्रू ही हो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो भी आप बहुत ज्यादा चांस है कि आप उसमें UPI के थ्रू ही पैसे भेजते होगे। RBI ने नए फीचर्स भी लाए, जैसे कि डेलीगेटेड पेमेंट्स, ऑटो टॉपअप, UPI लाइट। तो ये सब भी रीजंस थे UPI के ग्रो होने का। लेकिन दो चीज जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि अब गांवों में भी लोग UPI से पैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि गांव में अक्सर कैश चलता है, लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से उतने अच्छे तरीके से नहीं जुड़
पाते, लेकिन दूर दराज के गाँव में भी लोग यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स ले रहे हैं। दूसरी चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी, यूपीआई अब सिर्फ इंडिया में लिमिटेड नहीं है, यूपीआई का ग्लोबल प्रेजेंस भी हो गया है, क्योंकि यूपीआई फ्रांस और नेपाल जैसे देशों में भी शुरू हो गया है। तो काफी मजा आ रहा है देख करके यूपीआई का सक्सेस, क्योंकि मैंने जो आपके शार्क टैंक में आते हैं, शादी.com के फाउंडर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली इस वक्त उनका, उन्होंने बोला था कि इंडिया से कोई भी टेक कंपनी नहीं बनी है, ना तो फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम, लेकिन अब हम गर्व से कह सकते हैं कि यूपीआई इंडिया का ही दिया हुआ टेक्नोलॉजी है। अगली बिजनेस न्यूज है ओला इलेक्ट्रिक की, और ये बिजनेस न्यूज बहुत ही परेशान कर सकती है ओला इलेक्ट्रिक के इन्वेस्टर्स को, क्योंकि Q4 FY25 में ओला इलेक्ट्रिक का नेट लॉस 870 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 416 करोड़ का ही लॉस था। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक ने अपने सर्विस सेंटर्स के नंबर्स काफी तेजी से बढ़ाए हैं, और नए प्रोडक्ट जैसे कि ओला रोडस्टर और जो उनका बाइक है उसमें भी ओला ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो हो सकता है उसके वजह से इनका लॉस बढ़ा हो, क्योंकि सर्विस सेंटर बढ़ाएंगे, फिर उसमें एम्प्लॉइज को भी बढ़ाएंगे, तो वहां से हो सकता है कॉस्ट बढ़ी हो। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है रेवेन्यू का, क्योंकि रेवेन्यू 59.5% गिरकर सिर्फ 611 करोड़ रुपीस हो गया। तो मुझे लॉस से तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन इनका रेवेन्यू का गिरना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत ही बुरा है। वहीं पे अगर हम पूरे FY25 की बात करें तो पूरे FY25 का रेवेन्यू 4645 करोड़ रुपीस रहा। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए प्रोजेक्ट लक्ष्य और विस्तार शुरू किया है, जिससे ब्रेक इवन पॉइंट 25,000 यूनिट्स पर मंथ हो गया है। अगली बिजनेस न्यूज है हेडलबर्ग सीमेंट की। हेडलबर्ग सीमेंट इंडिया का Q4 FY25 प्रॉफिट 4.7% बढ़कर 50.45 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि रेवेन्यू 2.6% बढ़कर 612.46 करोड़ रुपीस रहा। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स वॉल्यूम 2% और प्राइसेस 1% बढ़ने से रेवेन्यू में ये ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे FY25 का प्रॉफिट 36.4% गिरकर 106.75 करोड़ रुपीस रहा, और इनकम भी 9.3% कम होकर 2194.35 करोड़ रुपीस रह गया। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि FY25 में सेल्स वॉल्यूम 6.1% गिरा। फिलहाल ये स्टॉक 199.45 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मैंने एक वीडियो बनाई थी सीमेंट वॉर के ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो आप जरूर देखना। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी सीरीज बहुत पसंद आती होगी। कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, और हाँ, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।